नमस्कार। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बोडो समझौता। यह एक ऐतिहासिक बोडो समझौता है। इस वर्ष के मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में तो आएगा ही आएगा, साथ साथ मेंस पेपर में भी इससे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। आप यूँ समझ लीजिए इस टॉपिक का महत्व कि यह संघर्ष जो बोडो संघर्ष था 50 वर्षों से चला आ रहा था, जो इस वर्ष 27 जनवरी को एक समझौता के माध्यम से यह विद्रोह, यह संघर्ष क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो 50 वर्षों का यह लंबा संघर्ष जो हमारे सरकार के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जो विद्रोह चलाया जा रहा था, इस वर्ष आकर क्या हुआ है, एक समझौता के माध्यम से समाप्त हुआ है, जिस समझौता को हम लोग क्या कहते हैं, बोडो समझौता कहते हैं। इस टॉपिक के अध्ययन के बाद आप स्वयं यह अनुभव कर पाएंगे कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से इस पूरे टॉपिक को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इससे आने वाले परीक्षा में एकदम सुनिश्चित समझिए कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यह बोडो समझौता है क्या, एकदम नीचे से बेसिक से हम लोग क्या जाएंगे, एकदम डेप्थ तक जाएंगे। अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक आप अच्छे से हर पॉइंट्स को समझ जाएंगे। और जो 65वें बीपीएससी का एग्जामिनेशंस आने वाला है या यूपीएससी का जो एग्जामिनेशंस आने वाला है, इससे बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो इसको एक बार अच्छे से देख ले। तो शुरू करते हैं हम लोग, बोडो समझौता है क्या। बोडो समझौता जानने से पहले बोडो जनजाति जान लेते हैं क्या है, इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, बोडो समझौता पे आते हैं। देखिए, बोडो समुदाय जो है भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। तो बोडो जो समुदाय है, बोडो जो जनजाति है, इसको भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, तो 6ठा अनुसूची में रखा गया और ये हमारे समाज का ही क्या है, हिस्सा है। ये लोग निवास कहाँ पर करते हैं, तो यह ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। तो एक यहाँ पर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असम की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो बोडो जनजाति। और ये कहाँ पर निवास करती है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में क्या करती है, निवास करते। और ऐसा नहीं है कि बोडो समुदाय जो है वो कहीं से आके असम में बस गए हैं, ये लोग असम के क्या हैं, मूल निवासी है। तो 2-3 पॉइंट जो है बोडो समुदाय से यहाँ पर ध्यान रखना है कि बोडो समुदाय जो है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में इनका क्या है, चर्चा किया गया है। ये असम की सबसे बड़ी जनजाति है, इनका निवास स्थान ब्रह्मपुत्र घाटी का उत्तरी हिस्सा में है और यह असम का क्या है, मूल निवासी है। बोडो समझौता जब पढ़ाएंगे या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा जिसको हम यहीं पे बता देते हैं, जिस टर्म का नाम है बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, इसको यहीं पर समझ ले कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित 4 जिला कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग को मिलाकर बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला, जिसको हम लोग बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इसका गठन किया गया है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्दर्न पार्ट में जो 4 प्रमुख जिला था, कौन कौन, कोकराझार, बक्सा, उदलगिरी और चिरांग, इसको क्या किया गया है, बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का क्या किया गया है, संज्ञा दिया गया है। तो जब भी हम लोग आगे डिस्कशन में BTAD की चर्चा करेंगे, बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे, तो आप लोग इन चारों जिला को क्या कीजिएगा, मन में रखिएगा। तो अभी तक में 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, 6ठा अनुसूची, असम की सबसे बड़ी जनजाति और असम के ये क्या है, मूल निवासी है। अब हम लोग बढ़ते हैं ऐतिहासिक बोडो समझौता पर कि ये है क्या। अब देखते हैं ऐतिहासिक बोडो समझौता, इसका थोड़ा परिचय देख ले। अभी जस्ट हम पीछे भी बता चुके हैं कि बोडो जनजाति है क्या। तो बताएं, एक लाइन में अगर कह दिया जाए कि बोडो जनजाति है क्या, तो असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में बोडो सबसे बड़ा समुदाय है। बोडो असम की आबादी का लगभग 5 से 6% है। कुल असम में जितना आबादी है उसका 5 से 6% कौन रखता है, बोडो जनजाति या बोडो समुदाय रखता है। अब क्या है कि बोडो जनजाति के लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग
बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। अब जो बोडो समुदाय के लोग हैं वो असम सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़े हुए थे। उनकी मांग थी कि इनको एक अलग राज्य का क्या मिले, दर्जा मिले, यानी कि अलग बोडोलैंड राज्य बना दिया जा सके। यानी कि मतलब ब्रह्मपुत्र का जो उत्तरी क्षेत्र है उसके हिस्से को काट कर असम से अलग कर दिया जाए और एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए जिसमें वो लोग रहे। और जब भी एक बात हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी विद्रोह पढ़े हैं उसमें देखिए जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उनमें से अधिकांश विद्रोह का कारण यह था कि जनजाति को लगता था कि उनका संस्कृति, उनका भाषा, ये सब क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो प्रथा है या संस्कृति है वह धीरे धीरे वक्त के साथ क्या किया जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इसी के लिए वह क्या करते हैं, इसके विरोध में क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। जैसे देखते होंगे मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसमें भी यही कारण देखे थे कि जो भी आदिवासी लोग थे उनको लगने लगा कि धीरे धीरे उनका जो ट्रेडिशन है वह क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अतः वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या किए थे, विद्रोह किए से थे। इसी तरह यहाँ पर जो बोडो जनजाति के लोग थे वह उनको भी लगने लगा कि उनका जो संस्कृति है, उनकी जो पहचान है वह खतरे में है। बाहर से लोग आकर उनके अगर क्षेत्र में निवास करने लगेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो संस्कृति, उनका जो पहचान है या उनका जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व है, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसी से के लिए वह क्या किए, असम सरकार के विरुद्ध क्या किए, विद्रोह किए। वो मांग करने लगे कि भाई बोडो को एक अलग क्या किया जाए, और बोडो जनजाति के लिए एक अलग राज्य दे दिया जाए ताकि उनकी पहचान और संस्कृति खतरे में ना रहे। और इसी के लिए विद्रोह का मुख्य कारण बना। तो हम यहाँ लिख भी दिए कि बोडो का मांग क्या था, तो एक अलग राज्य का मांग था। और इस आंदोलन का वो तर्क क्या देते थे, तो यही तर्क था कि उनका संस्कृति, पहचान और प्रभुत्व क्या है, खतरे में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे यह मांग बढ़ते गया, उनका जो मांगने का तरीका था, उनका जो आंदोलन का जो तरीका था वह कानूनी तरीका से क्या हो गया, गैर कानूनी तरीका हो गया। वो लोग क्या किए, हिंसा का रास्ता क्या करने लगे, अपनाने लगे। जगह जगह पर असम में क्या करने लगे, बम विस्फोट किए, मतलब लोगों की हत्या करने लगे, जो कहीं ना कहीं उनके मांग का तरीका बाद में क्या हो गया, गलत हो गया। तो सिंपल अगर समझा जाए, हम कुछ शब्दों में अगर कहें तो बोडो जो थे वह ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी क्षेत्र में रहते थे। वे एक अलग राज्य की मांग करने लगे जिसको बोडोलैंड राज्य कहा गया। और इस राज्य के मांग के चलते वह क्या किए, हिंसक रास्ते को क्या किए, अपना लिए। और बोडोलैंड राज्य मांगने के पीछे का उनका जो कारण था कि उन्हें भय था कि उनकी संस्कृति, पहचान या प्रभुत्व जो हो वह खतरे में ना पड़ जाए। तो यहाँ लिख भी दिए हैं कि बोडो आंदोलन के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि बोडो जनजाति क्षेत्र में अन्य समुदायों की अधिकृत मौजूदगी से इस समुदाय के प्रभुत्व, पहचान और संस्कृति को खतरा है। यानी कि उनका जो क्षेत्र था उसमें बाहरी लोग आके बस गए थे, जिसके कारण उनके पहचान, संस्कृति और प्रभुत्व पर क्या होने लगा था, खतरा होने लगा था। अब कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि भाई उनके क्षेत्र में कौन बाहरी लोग आके बस गए, आखिर आए कहाँ से। तो इसके बारे में जानते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वह देश के अन्य क्षेत्र, बिहार से, बंगाल से जो मजदूर थे उनको लाके और असम के चाय बागान में क्या करवाते थे, काम करवाते थे। और वही जो बाहर से लोग आए थे असम के चाय बागान में काम करने के लिए, वो उन क्षेत्रों में जाकर क्या हो गए, बस गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका संख्या बढ़ने लगा। चूँकि उनका संख्या बढ़ने लगा तो बोडो जनजाति के मन में एक भय आ गया कि भाई बाहरी लोग इसी तरह अगर संख्या में बढ़ते चले जाएंगे तो उनकी संस्कृति और उनका पहचान जो हो जाएगा वह खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए वह क्या किए, असम सरकार के विरुद्ध क्या किए, एक विद्रोह, एक मोर्चा क्या किए, खड़ा कर दिया। उनका बस एक ही मांग था कि भाई बोडोलैंड राज्य का क्या किया जाए, निर्माण करवा दिया जाए, जिसमें बाहरी लोग अधिक से अधिक ना बसे। ठीक है, तो ये, लेकिन उनके मांग का तरीका हिंसक हो गया, हिंसा का रास्ता अपना लिए, जो कहीं ना कहीं क्या था, गलत था। अब आ जाते हैं बोडो समझौता क्या है। तो बोडो समझौता एक त्रिपक्षीय क्या था, समझौता था। यानी कि यहाँ पर तीन पक्ष जो थे वह इस समझौता में भाग लिए थे। एक भारत सरकार, दूसरा असम सरकार और तीसरा जो थे बोडो के तरफ से जो आवाज़ उठा रहे थे लीडर्स, उनके बीच क्या हुआ था, यह समझौता हुआ था। तो बोडो समझौता क्या है, भारत सरकार,
असम सरकार और बोडो समूहों के बीच होने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता था। यह समझौता कब हुआ है? तो इसी वर्ष 27 जनवरी 2020 को कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय, असम सरकार और बोडो समूह क्या किए थे? समझौता में भाग लिए थे। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ दे, अगर पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि बोडो समझौता कब हुआ है, तो 27 जनवरी 2020 में हुआ है। बोडो समझौता किनके मध्य हुआ है? तो भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के बीच हुआ है। और भारत सरकार की तरफ से कौन सा मंत्रालय इसमें भाग लिया है? तो गृह मंत्रालय क्या हुआ है? भाग लिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो ये बोडो जनजाति के तरफ से इस समझौता में कौन भाग लिए थे? तो एक उन लोग का एक उग्रवादी संगठन था जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफबी कहते हैं। और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े अन्य संगठन के सदस्य भी इसमें क्या थे? शामिल थे। तो एनडीएफबी है क्या, इसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। तो पूछ दिया जाएगा। अभी तक तो समझ गए, भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समुदाय के जो प्रमुख नेता थे इस समझौता में भाग लिए। और कौन सा पार्टी जो प्रमुख भाग ली? तो वह है एनडीएफबी, जो बोडो समुदाय के तरफ से भाग ली थी। अब समझौता का मुख्य बिंदु क्या था, वो किस पॉइंट्स पर आके वो लोग क्या किए हैं, अपने बातों को रखे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंस पेपर के लिए भी आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। समझौता का मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला तो है कि इस समझौते के तहत सभी पक्षकारों ने पृथक बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बजाय असम राज्य के अंतर्गत ही स्वायत्त ऑटोनोमस बोडोलैंड क्षेत्र की व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई। अब यह जो समझौता हुआ, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक प्रयास यह था कि बोडोलैंड राज्य अलग ना बने। और क्या हुआ कि इन लोग को इस बात पर मना लिया गया, बोडो समुदाय के जो लीडर्स हैं उनको इस बात पर मना लिया गया कि बोडोलैंड राज्य का जो उनका मांग है वो ना करे, और उसके जगह क्या किया जाए, वह असम राज्य के अंतर्गत ही, असम राज्य के अधीन रहते हुए ही उनको क्या किया जाए? स्वायत्तता या ऑटोनोमस क्षेत्र क्या किया जाए? बना दिया जाए। यानी कि क्या किया गया, उनको एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन असम राज्य के भीतर ही उनको क्या दे दिया गया? स्वायत्तता प्रदान किया गया है। तो इस बात पर वो लोग मान गए कि ठीक है, हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मत दीजिए, लेकिन असम राज्य के भीतर ही हमको स्वायत्तता क्या कर दीजिए? प्रदान कर दीजिए। तो पहला तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि वर्षों से जो उनको राज्य का मांग चल रहा था, स्वतंत्र राज्य का मांग चल रहा था, उस पर यहाँ पर विराम लग गया। उनको स्वतंत्र राज्य नहीं दिया गया, परंतु उनको एक स्वायत्त क्षेत्र, उनके लिए क्या किया गया? अलग से क्षेत्र प्रदान किया गया। अब वह क्षेत्र किस सरकार के अधीन होगा? तो असम सरकार के अधीन होगा। अब नए व्यवस्था में बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिलों के स्थान पर 7 जिले हो गए। यानी कि उस क्षेत्र में पहले कितने जिले थे? 4 जिले थे, जिसके जगह पर अब कितना कर दिया गया? 7 जिला कर दिया गया है। ठीक है। और बहुत सारे जो लोग थे, बोडो समुदाय के बहुत सारे जो सदस्य थे, जो हिंसक रास्ता अपना लिए थे, इस समझौते के बाद क्या कर दिए? आत्मसमर्पण कर दिए और मुख्य धारा में क्या हो गए? जुड़ गए। लगभग 1500 सदस्य जो थे इस समझौता के बाद क्या किए? आत्मसमर्पण कर दिए और शांति का रास्ता क्या किए? अपना लिए। अब क्या हुआ? बोडो आंदोलन तो बताएं कि हिंसक रुख अपना लिया था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो लोग मारे गए उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा देने का क्या किया गया? वादा किया गया। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोडो क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज जारी करने का भी क्या किया? वादा किया। अब जो बोडो क्षेत्र बना, अब उनके लिए जो स्वायत्त क्षेत्र बना, उसका कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उस विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का क्या किए हैं? घोषणा किए हैं कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ दिया जाएगा। अगर यह भी क्वेश्चन दे दे कि भाई बोडो क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितने फंड आवंटित किए हैं, कितने पैकेज को आवंटित किए हैं, तो क्या बोल सकते हैं? 1500 करोड़ के क्या किए हैं? आवंटित किए हैं।
अब इसका जो बोडो क्षेत्र का विकास होगा, इसका जो विकास होगा तो कहीं ना कहीं एक कमीशन का गठन किया जाएगा, कोई ना कोई आयोग ऐसा होगा जो इसके विकास का देखरेख करेगा। तो इसके विकास के देखरेख के लिए 6th शेड्यूल के 14th सेक्शन, छठी अनुसूची के 14 सेक्शन के तहत एक कमीशन के गठन होने की क्या की गई, बात की गई। तो यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बोडो समुदाय को अलग राज्य नहीं देकर एक स्वायत्त क्षेत्र दे दिया गया। स्वायत्त क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया गया। उस विकास के देखरेख के लिए एक आयोग का गठन किए जाने की क्या की गई, बात की गई। साथ साथ उस जो आंदोलन में बहुत सारे लोग जो मारे गए उनके परिवार को 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही गई। और इस समझौते के तहत क्या हुआ, जो लोग आंदोलनकारी थे लगभग 1500, वह अपना हथियार डालकर आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ गए। अब आगे देखते हैं इस समझौता का और महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है। अब हम पहले शुरू में ही बता दिए थे आपको बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 4 जिला आते थे। तो BTAD जो थे, इसके आसपास के भी जो गांव थे उसको भी क्या किया गया, BTAD में शामिल कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में एरिया डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया, ताकि उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का ही ना विकास हो, बल्कि इसके आसपास का जो भी बोडो बाहुल्य गाँव हो, यानी कि वैसे गाँव जहाँ पे बोडो समुदाय रह रहे हों, उनका भी विकास होना चाहिए। और उन गांवों को भी क्या किया गया, BTAD में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन क्या किया गया, नाम रख दिया गया है। अब क्या हुआ, देखिए बहुत सारे गांव को, जो इसके आसपास के गांव थे उसको तो BTAD में शामिल कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे अन्य गांव थे जिसको BTAD में शामिल नहीं किया गया था। तो उसके विकास के लिए असम सरकार क्या की, बोडो कचारी कल्याण परिषद की क्या करेगी, स्थापना करेगी। यानी कि जो BTAD के आसपास का जो गाँव था उसको तो BTAD में मिला लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन वैसे गाँव जिसको BTAD में सम्मिलित नहीं किया गया उसके विकास के लिए भी असम सरकार क्या की, बोडो कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करने की घोषणा की। अब क्या हुआ कि अब बोडोलैंड का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसके समीक्षा के लिए भी क्या किया गया, अलग से एजेंसी बनाने की क्या कही गई, बात कही गई। अलग से डिपार्टमेंट के गठन का क्या किया गया, बात किया गया। मान लिया जाए कि 1500 करोड़ का पैकेज दे दिया गया, एक कमीशन का गठन कर दिया गया जो उसके विकास को अच्छे से देखे, एक परिषद बना दिया गया। लेकिन मान लीजिए कि वह बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद अच्छे ढंग से काम नहीं करे, तो उसके कार्यों की समीक्षा कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा, तो उसके लिए भी एक अलग विभाग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और इसकी भी बात इस समझौता में किया गया। अब उन लोगों को डर था, बोडो समुदाय को डर था कि उनका भाषा समाप्त हो जाएगा, उनका संस्कृति समाप्त हो जाएगा, उनका ट्रेडिशन समाप्त हो जाएगा। तो इस भय को हटाने के लिए असम सरकार क्या की, बोडो भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में सूचित करने का वादा कर दिया कि ठीक है, बोडो भाषा को भी क्या किया जाएगा, एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। जैसे हिंदी भाषा है उसको एक आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, उसी तरह क्या किया गया, बोडो भाषा को भी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया कि भाई हम आगे चल के इसको आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज में सम्मिलित कर देंगे। दूसरा, जगह जगह पर स्कूल खोलने का वादा किया गया, और वह स्कूल बोडो माध्यम में होगा। जैसे हम लोग के क्षेत्र में हिंदी माध्यम का स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, उसी तरह उन क्षेत्रों में बोडो माध्यम में स्कूल खोलने का क्या किया गया, वादा किया गया, ताकि उनके मन में जो खतरा बैठा हुआ था कि उनका संस्कृति, उनका भाषा जो लुप्त हो जाएगा, वह खतरा मन से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब NDFB जो आंदोलन या मोर्चा खड़ा किए हुए थे, उनके बहुत सारे सदस्य क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। तो उनके पुनर्वास के लिए उनको नया जॉब देना है, उनको क्या करना है, मतलब पुनर्वास करना, इसके लिए भी सरकार क्या किए, घोषणा किए हैं। अब क्या हुआ कि अब असम में तो बहुत सारी जनजाति है, तो सरकार इससे एक सबक ले ली कि ठीक है, बोडो समुदाय जिस तरह से असंतोष इनके मन में पैदा हुआ, तो अन्य जनजाति या अन्य आदिवासी के मन में भी असंतोष उत्पन्न ना हो, इसलिए क्या किया गया, इस समझौते के तहत अन्य आदिवासियों के विकास, सुरक्षा पर भी क्या किया गया, ध्यान दिया गया।
तो अगर इसको बोडो समझौता के प्रमुख बिंदु को अगर हम लोग क्या करें, समराइज कर दे, तो समराइज में क्या कर सकते हैं, 3 4 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बोडो समुदाय का जो मांग था अलग राज्य का, उसको अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उनको बोला गया कि असम राज्य के भीतर ही तुमको ऑटोनोमस स्टेट दिया, ऑटोनोमस रीजन, स्वायत्त क्षेत्र दिया जाएगा। स्वायत्त क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास के देखरेख के लिए एक आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और क्या किया गया कि इस क्षेत्र के आसपास के जो गांव थे उसको भी इस क्षेत्र में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया और उसके भी विकास पर ध्यान दिया गया। वैसा गांव जो इस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुए उसके लिए अलग से परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया, ताकि उन क्षेत्रों का भी क्या हो सके, विकास हो सके। इस आंदोलन के दौरान जो भी लोग मारे गए उनके परिवार को 5-5 लाख मुआवजा देने की क्या कही गई, बात कही गई। और NDFB के बहुत सारे सदस्य आत्मसमर्पण कर लिए और उनके पुनर्वास की भी वादा किया गया। तो यह सब कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे देख लेना है इस समझौता के तहत कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल इलाके के विकास के लिए राज्य सरकार 3 साल तक 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यानी कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के विकास के लिए 250 करोड़ प्रति वर्ष 3 साल तक इनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और इसके अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, यह समझौता अच्छे से चल सके, इसके लिए कमेटी का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में कौन कौन होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, असम सरकार होगी, BTC और बोडो संगठन, ये 4 लोग क्या होंगे, साझित रूप से कमेटी के क्या होंगे, सदस्य होंगे और इसका क्या रखेंगे, रूपरेखा क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये क्या है, प्रमुख चीज़ है। अब क्या हुआ कि बोडो लोगों की पहचान, भाषा, शिक्षा और भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दों को समाधान किया जाएगा। कभी भी बोडो लोगों को लगे कि उनकी पहचान खतरे में है, भाषा खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, तो वो आसान उनके मुद्दों को क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, ताकि आगे फिर विद्रोह का नौबत ना आए या आगे कोई असंतोष ना उत्पन्न हो। अब जो 27 जनवरी 2020 को समझौता हुआ, क्या इससे पहले सरकार कोई समझौता नहीं की? इससे पहले भी बहुत बार समझौता हो चुका है और इस 27 वर्षों में 3 बड़ा समझौता किया गया है, लेकिन 2020 में जाकर यह समझौता सफल हुआ। तो कुछ जो महत्वपूर्ण समझौता है उसके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं, जो हम लिख भी दिए हैं कि वर्षों से इस क्षेत्र में शांति स्थापना के कई प्रयास किए गए और हाल ही में हुआ यह समझौता पिछले 27 वर्षों के दौरान हुआ तीसरा सबसे बड़ा बोडो समझौता है। जो समझौता इससे पहले जो हुआ है सबसे प्रमुख, उसमें से पहला है 1993 का समझौता। लिख दिए, वर्ष 1993 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ पहला समझौता हुआ। तो पहला समझौता किन के साथ हुआ है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ वर्ष 1993 में हुआ। इस समझौते में क्या हुआ, अचीवमेंट क्या होता है, इस समझौते के तहत स्वायत्त बोडोलैंड परिषद, ऑटोनोमस बोडोलैंड काउंसिल का गठन हुआ, जिसे सीमित राजनीतिक अधिकार दिए गए। अब क्या हुआ, 1993 में जब समझौता हुआ तो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो है वह एक अपना परिषद बनाने की मांग की, जिस परिषद का नाम क्या था, स्वायत्त बोडो लैंड परिषद था। अब वह एक पॉलिटिकल राइट मांग रहे थे, तो कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल राइट उनको क्या किया गया, दिया गया। अब सरकार को लगा चलो भाई समझौता हो गया, उनको थोड़ा बहुत अधिकार दे दिया गया, अब यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया, उनके मन में जो असंतोष है वो समाप्त हो गया। लेकिन 1993 का समझौता का परिणाम क्या रहा, असफल रहा, फिर से विद्रोह क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो जो पहला विद्रोह 1993 में हुआ वह भी क्या हुआ, असफल रहा। अब अगला विद्रोह देखते हैं कब हुआ। अब जो अगला प्रमुख समझौता हुआ है वह 2003 में हुआ है। तो फरवरी 2003 में बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स BLTF के साथ दूसरा बोडो समझौता हुआ। इस समझौते के बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो 2003 के समझौता का अचीवमेंट क्या रहा, तो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का क्या किया गया, गठन किया गया। इस परिषद के अंतर्गत कोकरझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जिले को शामिल किया गया। ठीक है, यह समझौता समुदाय के असंतोष को दूर करने में सफल रहा, परंतु बोडो विद्रोहियों के कई गुटों में बटे होने के कारण यह समझौता भी असफल रहा। तो दूसरा जो प्रयास किया गया 1993 के बाद वह कब किया गया, 2003 में किया गया। और उन लोगों को मांग को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया, आपको
बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 4 क्या किया गया, अब जो है यानी कि कोकराझार, चिरांग, बक्सा और अलाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। इसमें क्या हुआ, कुछ समय के लिए उनका असंतोष तो दूर हुआ, लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा विद्रोही उत्पन्न हो चुके थे कि भाई सबको शांत करना, सबकी मांगों को पूरा करना कहीं ना कहीं क्या हुआ, सरकार के लिए असंभव था। इसलिए यह 2003 का भी समझौता उतना अधिक सफल नहीं रहा। उसके बाद जो समझौता हुआ वो 2005 का समझौता था, जो नाम मात्र का समझौता था। और बताएं कि 2005 आते आते तक NDFB जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, प्रभावशाली हो गया था। और वर्ष 2005 में NDFB से युद्ध विराम पर समझौता किया गया। लेकिन क्या हुआ, युद्ध विराम पर समझौता किया गया लेकिन यह भी असफल रहा। आगे चलकर और भी ज़्यादा हिंसा क्या हो गया, बढ़ गया। 2005 के समझौता के बाद और हिंसा घटना चाहिए, लेकिन इस समझौता के बाद और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो 3 समझौता 1993, 2003 और 2005। 2005 का तो नाम मात्र का समझौता था, यह घटाने की जगह और क्या किया था, बढ़ा दिया था। अब बताएं कि बोडो आंदोलन क्या था, कि हिंसक रूप धारण कर लिया था। ताकि बोडो आंदोलन में हिंसक समूह कौन कौन थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 1980 के दशक में उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेतृत्व में स्वायत्त असम राज्य की मांग के लिए इस क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुआ। यानी कि 1980 में क्या हुआ, वही उल्फा के द्वारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग शुरू हुई कि भाई उनको क्या चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। इसके बाद बोडो समूहों ने भी स्वायत्त बोडो राज्य के लिए राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ अलग बोडो राज्य की मांग करते हुए हिंसा का रास्ता अपना लिया। 1980 में क्या हुआ, जो उल्फा थे वह अहिंसक रास्ते को अपनाए थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य बोडो समूह क्या हुए, आंदोलन को आरंभ किए और वह क्या किए, हिंसक रास्ते को क्या किए, अपना लिए। और हिंसक रास्ते को अपनाने के कारण क्या हुआ कि 2823 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। और अक्टूबर 1986 में रंजन दैमारी ने उग्रवादी गुट बोडो सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। बाद में इस समूह ने अपना नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB कर लिया, जो हम पीछे से हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि 1986 में रंजन दैमारी के द्वारा एक उग्रवादी ग्रुप का निर्माण हुआ जिसका नाम था बोडो सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB कर दिया गया। इस संगठन इतना ज़्यादा हिंसक रास्ता अपना लिया कि मजबूरी में केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून 1967 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि NDFB इतना ज़्यादा हिंसक रास्ता अपना लिया था, लोगों की हत्याएं होने लगी। ठीक है, मजबूरी में केंद्र सरकार इसको गैर कानूनी इलीगल क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और मजबूरी में वर्ष 1990 में क्या किया गया, सुरक्षा बलों ने NDFB के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया, जिसके डर से अधिकतर उग्रवादी भूटान भाग गए। अब उग्रवाद समझिए क्या होता है, उग्रवाद और आतंकवाद में क्या अंतर होता है। जब हमारे देश के नागरिक हमारे देश के सरकार या उसके नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाते हों तो वह क्या कहलाते हैं, उग्रवाद कहलाते हैं। आतंकवाद जो हैं, आतंकवादी जो लोग होते हैं वह अन्य सरकार के विरुद्ध भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जो कि देश के नागरिक नहीं होते। जहां कोई व्यक्ति आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो उग्रवाद और आतंकवाद में यही अंतर है कि उग्रवाद के पास नागरिकता होता है, आतंकवादी के पास नागरिकता नहीं होता है। तो NDFB जो था जब तक कानूनी रास्ते को अपनाए हुए था, अहिंसक रास्ते को अपनाए हुए था, सरकार को लग रहा था चलो इनका हक है, राइट है अपने बातों को रखने का। लेकिन धीरे धीरे जब यह हिंसक रास्ते को अपना लिया तो लोग की हत्याएं होने लगी। तो केंद्र सरकार इस संगठन को क्या घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और मजबूरी में आके 1990 में इनके विरुद्ध क्या किया गया, एक अभियान चलाया गया, जिसके कारण, जिसके भय से क्या हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, पड़ोसी मुल्क भूटान में जाकर क्या हो गए, बस गए। और वर्ष 2000 में क्या किया गया कि भूटान के शाही सेना और भारतीय सेना के संयुक्त अभियान
के चलते इस समूह के लगभग सदस्यों को क्या किया गया, खात्मा कर दिया गया। अब समझिए बोडो आंदोलन का नेतृत्व किनके हाथों में आ गया, एनडीएफबी के हाथों में आ गया। ये सरकार के विरुद्ध क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। धीरे धीरे इनका आंदोलन हिंसक हो गया और बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। इसके कारण सरकार मजबूरी में आके इनके विरुद्ध ऑपरेशन चलाया, जिसके डर से वह भाग के कहाँ चले गए, भूटान चले गए। बाद में फिर से भूटान सरकार और भारतीय सरकार मिलके इनके विरुद्ध ज्वाइंट ऑपरेशन किए और बहुत सारे इनके सदस्यों को क्या कर दिया गया, खात्मा कर दिया गया। अब एनडीएफबी के 4 गुट। अब क्या हुआ, 2000 में तो बहुत सारे सदस्यों को खात्मा कर दिया गया, लेकिन 2008 में फिर से एनडीएफबी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया और असम में जगह जगह पर बम धमाका करने लगा, जिसके कारण 90 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और एनडीएफबी जो था वह 4 गुटों में क्या हो गया, बट गया। इन 4 गुटों का नाम क्या था, एनडीएफबी पी, जिसके लीडर कौन थे, गोविंदा वसुम तारी। दूसरा जो नाम था वह था एनडीएफबी आरडी, जिसके आपके कौन थे लीडर, रंजन दैमारी। तीसरा जो था एनडीएफबी एस, जो किसके नेतृत्व में चलने लगा, इंगती कठार सोंग बिजित के द्वारा। और बाद में चलकर यही इंगती कठार एक अपना अलग ही क्या किए, संगठन बना लिए। ठीक है, तो वह चौथा संगठन के नाम से जाना जाने लगा। तो 2000 में क्या बताएं कि ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद यह निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन 2008 में पुनः एक्टिव हुए और जगह जगह पर क्या करने लगे, बम विस्फोट असम में करने लगे। बाद में चलकर एनडीएफबी 4 भागों में बट गया, एनडीएफबी पी, एनडीएफबी आरडी, एनडीएफबी एस और एक चौथा अन्य बट गए थे। तो एनडीएफबी का क्या था, 4 भाग था। अब इस ऐतिहासिक समझौता का महत्व क्या हुआ, तो इतना पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल गया होगा कि 50 वर्षों से जो आंदोलन चला आ रहा था वह उस पर विराम लग गया। यह सबसे बड़ा इसका क्या है, महत्व है। तो पहला तो महत्व है कि इस समझौता द्वारा बोडो समस्या से जुड़े सभी पक्षकारों को एक मंच पर लाना सरकार की सबसे बड़ी सफलता है, कि अभी तक लोग बात को नहीं मान रहे थे, हिंसक रास्ते को अपनाए हुए थे, लोगों को मार रहे थे, उन पर कहीं न कहीं यह सबसे बड़ी क्या है, जीत है। अगला, इस समस्या के माध्यम से बोडो जनजाति के विकास के साथ असम राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। अब क्या हुआ, जो बोडो जनजाति के लोग थे वह अच्छे मार्ग को छोड़कर कहीं न कहीं गलत रास्ते को अपना लिए थे, हिंसक रास्ते को अपना लिए थे। इस समझौता के बाद बहुत सारे आंदोलनकारी आत्मसमर्पण कर लिए, अब मुख्य धारा में जुड़ने का क्या किए, वादा किए। तब इसके क्या माध्यम से क्या होगा कि बोडो जनजाति का अब सही में विकास क्या होगा, आरंभ होगा। सरकार उनके विकास पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। साथ साथ जो असम में आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ था, बार बार लोग हिंसक रास्ते को अपना रहे थे, उस पर भी क्या लग गया, विराम लग गया। अगला क्या है, इस समझौता में हिंसा से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया गया। जो भी आंदोलनकारी जो हिंसा के रास्ते को अपना लिए थे वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में क्या हो गए, जुड़ गए। और इस वर्ष का ये सबसे बड़ा समझौता कहा जा सकता है, बोडो समझौता। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस टॉपिक का महत्व समझ में आया गया होगा कि आगे आगामी मुख्य परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करेंगे, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।